नमस्ते छात्रों। आज हम अपने चल रहे अध्याय एनसीईआरटी अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण व्याख्यान भाग 8 में अनुभाग 2.4 से 2.4.3 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह अस्वीकरण है। आज के सीखने का उद्देश्य, इस व्याख्यान में भाग लेने के बाद आप निम्न को सीखने में सक्षम होंगे। लवणों और उनके उपयोगों के बारे में आप समझ पाएंगे। अब आइए आज के भाग में, आज के पाठ में शामिल होने वाले विषय एनसीईआरटी के अनुसार कौन से हैं, हम किन विषयों को शामिल करेंगे, जिनमें पहला विषय है अनुभाग 2.4 यानी लवणों के बारे में अधिक जानकारी। उसके बाद है अनुभाग 2.4.1 में लवण परिवार, है ना, उसमें हम लवण के परिवार के बारे में जानेंगे। फिर आता है लवणों का पीएच, जो आता है हमारे अनुभाग 2.4.2 में, जिसमें हम लवणों के पीएच के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम अनुभाग 2.4.3 सामान्य नमक से रसायनों के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम सारांश के साथ समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लवण से अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो क्या होते हैं लवण? तब उत्पन्न होते हैं जब एक अम्ल एक क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर एक लवण और पानी का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हमें एक सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा लवण है, और पानी उत्पाद की तरह मिलता है। अधिकांश लवण क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसका मतलब यह है कि लवण के कण एक नियमित दोहराते हुए पैटर्न में एक नियमित दोहराते हुए आप कह सकते हैं तरीके से व्यवस्थित होते हैं, जो उन्हें अपनी ठोस संरचना देता है। अब लवणों के हमारे दैनिक जीवन और विभिन्न उद्योगों में कई उपयोग हैं, जैसे कि खाने की चीज़ों और संरक्षित करने से लेकर, जैसे आपकी जो खाने की चीज़ें हैं, अगर आप उनको संरक्षित करना है तो आप वह एक लवण के माध्यम से करते हैं। तो खाने की चीज़ों को संरक्षित करने से लेकर साबुन बनाने और यहाँ तक कि एक बैटरी में भी लवणों का उपयोग किया जाता है। जबकि जो साधारण नमक है, यानी जो सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, वह एक सबसे अच्छी तरह से ज्ञात उदाहरण है एक लवण का, क्योंकि कई अन्य प्रकार के नमक होते हैं, प्रत्येक के अद्वितीय गुण और उपयोग होते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप यानी गतिविधि 2.13 करेंगे, जो विभिन्न लवणों के निर्माण में शामिल अम्लों और क्षारकों की पहचान करने पर केंद्रित है। और फिर हम इन लवणों को उनके सामान्य आयनों के आधार पर समूहीकृत करेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक मूलक लवण के आवेशित भाग होते हैं, जो अम्ल और क्षारक से आते हैं। तो आइए इस गतिविधि की प्रक्रिया को देखते हैं कि क्या प्रक्रिया से हम यह क्रियाकलाप करने वाले हैं। सबसे पहले हमें सूचीबद्ध करना है प्रत्येक लवण के लिए एक रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सूचीबद्ध प्रत्येक लवण के लिए एक रासायनिक सूत्र लिखने की आवश्यकता है, और यह एक महत्वपूर्ण चरण है। क्योंकि यह रासायनिक सूत्र हमें यह बताता है कि कौन से आयन लवण में उपस्थित हैं। तो दिए गए लवण जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम अमोनियम क्लोराइड हैं। अब चलिए इन अम्लों और क्षारकों की पहचान करें जो इन लवणों का उत्पादन करते हैं। अब हम लवणों को उनके सामान्य धनायन या फिर ऋणायन के आधार पर परिवारों में वर्गीकृत भी करेंगे, और यह हमें रासायनिक अभिक्रिया में एक यह देखने को
दिखाएगा कि यह समझने में मदद करेगा कि विभिन्न लवण एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं। तो प्रक्रिया में ही हम अपने अगले चरणों को देखते हैं। एक ही धनात्मक या फिर ऋणात्मक मूलक वाले लवण एक ही परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दो लवणों में सोडियम आयन मौजूद है तो वे सोडियम परिवार से संबंधित है ना, क्योंकि सोडियम दोनों में, इसका मतलब है एक ही परिवार यानी सोडियम परिवार से आते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl, जिसे NaCl के रूप में लिखा जाता है, और सोडियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं? Na2SO4। दोनों में सोडियम आयन मौजूद होते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम है, सोडियम सल्फेट में भी सोडियम है। इसका मतलब यह है कि वे दोनों सोडियम लवण परिवार से संबंधित हैं। यहाँ जो सोडियम है उसका मतलब, यानी जो Na लिखा है उसका मतलब है सोडियम, और यह दोनों यौगिकों में सामान्य धनात्मक मूलक है। अब इसी तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl को देखें तो इन दोनों में क्या सामान्य है? क्लोराइड आयन यानी Cl, और ऊपर ऋण यानी ऋणात्मक Cl आयन, है ना। ऋणात्मक मूलक के रूप में यह दोनों ही लवणों में मौजूद है। तो ये दोनों क्लोराइड लवण परिवार से संबंधित हैं, दोनों ही क्लोराइड लवण परिवार से संबंधित हैं, क्योंकि दोनों में ही जो सामान्य आयन है वो कौन सा आ रहा है? क्लोराइड आयन, है ना। तो यह हमें यह दिखाता है कि जो लवण के परिवार हैं उनके धनात्मक या फिर ऋणात्मक हिस्से के आधार पर बनाए जा सकते हैं, यानी लवण के धनात्मक या फिर ऋणात्मक हिस्से के आधार पर हम लवण का परिवार बता सकते हैं। अब चलिए इस गतिविधि में दिए गए लवणों के बारे में सोचें। तो हम उनके सामान्य धनात्मक या फिर ऋणात्मक मूलकों के आधार पर कितने अलग अलग परिवार पहचान सकते हैं, हमें यह सोचना है। अब हम गतिविधि 2.13 को जारी रखते हैं और आगे हम निरीक्षणों को देखते हैं, अवलोकन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तालिका दी गई है जिसमें दिए गए लवण, उनके रासायनिक सूत्र, उन्हें बनाने के लिए उपयोग किए गए अम्ल और क्षार और परिवार जिनसे वे संबंधित हैं दिखाए गए हैं, है ना। हमारे पास परिवार भी है, हमारे पास उनमें मौजूद रासायनिक सूत्र यानी हमारे लवण का रासायनिक सूत्र, उनमें मौजूद या तो वो अम्ल है या फिर क्षार है ना। ये सब हमें दिखाया गया है। बात करें पोटेशियम सल्फेट की, जो कि सबसे पहले हमें दिया गया है, जिसका रासायनिक सूत्र है K2SO4 यानी K2SO4, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH से बनता है। तो जो पोटेशियम सल्फेट हमें सबसे पहले दिया गया है यानी K2SO4, यह दो चीजों से बनता है, मतलब एक अम्ल और एक क्षार की उदासीनीकरण प्रतिक्रिया या अभिक्रिया से मिलकर पोटेशियम सल्फेट हमें मिलता है ना। तो जो अम्ल इस्तेमाल होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, H2SO4, और जो क्षार इस्तेमाल होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। यह क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक मूलकों के आधार पर पोटेशियम लवण परिवार और सल्फेट लवण परिवार से संबंधित है। यहाँ तालिका में दिए गए सभी लवण में सल्फेट आयन है, इसीलिए वे सभी सल्फेट परिवार का हिस्सा है ना। सभी को दिया गया है कि जो उनका परिवार है वह सल्फेट परिवार है, सल्फेट लवण है हर कोई, है ना। तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक हमारे लवण में एक अलग धनात्मक आयन भी मौजूद है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, है ना। तो उनका परिवार भी इन्हीं धनात्मक उनके हिस्से से संबंधित है। जैसे कि अगर हर किसी में सल्फेट आयन मौजूद है यानी वह हर लवण हमारा सल्फेट परिवार से आता है ना। लेकिन और जो धनात्मक आयन है इन सभी लवण में, वह भी उन्हीं के संबंधित परिवार है। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट का पोटेशियम लवण और सल्फेट लवण, ये दो परिवार हो गए। ऐसे ही सोडियम सल्फेट का सोडियम लवण और सल्फेट लवण, कैल्शियम सल्फेट का कैल्शियम लवण और सल्फेट लवण, और मैग्नीशियम सल्फेट का मैग्नीशियम लवण और सल्फेट लवण उनके परिवार हैं। अब चलिए इस गतिविधि के अवलोकन पर और चर्चा करते हैं।
यहाँ हमें वापस एक तालिका दी गई जिसमें हमें समान तरीके से दिए गए लवण हैं और उनके रासायनिक सूत्र हैं और उन्हें बनाने के लिए उपयोग किए गए अम्ल और क्षार बताए गए हैं और उनके परिवार भी दिखाए गए हैं। तो कॉपर सल्फेट हमें सबसे पहले दिया गया है जिसका रासायनिक सूत्र है CuSO4, है ना। और यह सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। दोनों को मिलाकर हमारा जो लवण है कॉपर सल्फेट वह बनता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है अम्ल और क्षार के बीच में, जिससे हमारा रासायनिक सूत्र CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट लवण मिलता है। यह कॉपर लवण और सल्फेट लवण परिवार दोनों से ही संबंधित है। और इसी तरह सोडियम क्लोराइड जिसका अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट जिसका अम्ल है नाइट्रिक अम्ल और क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, परिवार है सोडियम लवण और नाइट्रेट लवण। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 यानी CO3, इसका जो अम्ल है वह है कार्बनिक अम्ल और प्रयुक्त जो क्षार है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए इसका जो परिवार है वह है सोडियम लवण और कार्बोनेट लवण। इसी तरह हमारा अगला जो लवण है वह अमोनियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र है NH4Cl और इसमें उपयोग किया गया अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH और इसका जो परिवार है वह है अमोनियम लवण और क्लोराइड लवण। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्रियाकलाप इस गतिविधि के परिणामों को देखते हैं, क्या परिणाम निकले हैं। हम दिए गए लवणों को उनके सामान्य धनायनों जिन्हें हम अंग्रेजी में कटायन कहते हैं या फिर उनके सामान्य ऋणायनों जिन्हें हम अनायन भी कहते हैं, है ना। तो इनके आधार पर हम दिए गए लवणों को समूहित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक सोडियम है और वह एक सामान्य धनात्मक आयन है जबकि जो क्लोराइड है वह एक सामान्य ऋणात्मक आयन है ना। तो कई परिवार मौजूद है जैसे कि सोडियम लवण परिवार, सल्फेट लवण परिवार और क्लोराइड लवण परिवार, हमने यह भी देखा है ना। तो ये हमारा एक परिणाम हुआ इस गतिविधि का। हमने जो परिवार पहचाने हैं उनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और अमोनियम लवण के साथ साथ सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और कार्बोनेट लवण परिवार शामिल हैं। अब चलिए अब एक और गतिविधि का अन्वेषण करते हैं, क्रियाकलाप 2.14। तो विभिन्न लवणों की विलयता, पीएच और प्रकृति या तो वो अम्लीय हैं या क्षारीय हैं या उदासीन है, इन सब का परीक्षण करने के लिए हम ये क्रियाकलाप कर रहे हैं तथा उनके निर्माण के लिए उपयोग हुए अम्लों और क्षारों की पहचान करने के लिए। तो सबसे पहले इस क्रियाकलाप का हम प्रक्रिया देखकर शुरू करते हैं। तो पहले हमें अलग अलग जो लवण हैं उनके नमूने इकट्ठा करने हैं। उनके नमूने को इकट्ठा करने की आवश्यकता है और ये वो पदार्थ हैं जिनके हम अपने क्रियाकलाप में परीक्षण करने वाले हैं। हम जिन लवणों पर काम करेंगे उनमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट शामिल है। कुछ अन्य उपलब्ध लवणों को भी लिया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं कि प्रत्येक लवण पानी में कितनी अच्छी तरह से घुलता है, यानी इन सभी की जल में घुलनशीलता क्या है। केवल आसुत जल का हम उपयोग करेंगे ताकि जो अशुद्धियां हैं वह हमारे परिणामों को प्रभावित ना करें। विलेयता का एक महत्वपूर्ण गुण ये है जो हमें बताता है कि एक निश्चित मात्रा में पानी में कितना लवण घुल सकता है और यह एक लवण से दूसरे लवण में भिन्न हो सकता है। अब इस क्रियाकलाप की जो कार्यविधि है या फिर जो प्रक्रिया है उसके अगले चरणों को देखते हैं। हम अब एक प्रत्येक लवण विलयन का परीक्षण एक लिटमस पेपर के साथ करेंगे।
ठीक है, एक लिटमस पेपर के साथ करेंगे और ताकि हमें यह पता चल सके कि यह लाल होता है या फिर नीला हो जाता है, जिससे हमें अम्लीय या फिर क्षारीय व्यवहार का पता चलेगा। ठीक है, तो यह हमें यह बताता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। फिर हम पीएच पेपर का उपयोग करेंगे ताकि पीएच का मान का अधिक सटीक मापन किया जा सके, जो 0 से 14 के बीच में होता है। 7 से कम जो पीएच होते हैं उनका अर्थ होता है कि जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा लवण है, वो अम्लीय है। और ठीक 7 होना उदासीन लवण दर्शाता है। और अगर 7 से अधिक पीएच है, इसका मतलब हमारा पदार्थ या हमारा जो लवण है वह क्षारीय होता है। अब हम यह तय करने के लिए कि हमारे लिटमस और पीएच परिणामों का उपयोग करेंगे कि क्या प्रत्येक लवण अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। ठीक है, तो हम यह तय करने के लिए कि हमारे लिटमस और पीएच परिणामों का उपयोग कर रहे हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि प्रत्येक लवण अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। इसके बाद हमें पहचानना है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक मिलकर प्रत्येक लवण का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई लवण अम्लीय है तो वह एक बल या फिर एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक से बना हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें ये पहचान करना है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है जो मिलकर हमें इन प्रत्येक लवणों का निर्माण कर रहा है ना। जैसे कि अगर कोई लवण अम्लीय है तो वह एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक से बना हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। अंत में हम अपने सभी परिणामों को तालिका 2.4 में दर्ज करेंगे। ठीक है, प्रत्येक लवण के लिए विलेयता, पीएच, प्रकृति तथा संभावित अम्ल और क्षार को अवश्य हम नोट करेंगे। तो चलिए हमारे अवलोकनों को देखते हैं। जब हम प्रत्येक लवण का परीक्षण करते हैं तो हम यह देखना चाहते हैं कि यह पानी में कितनी अच्छी तरह से घुलता है, इसका पीएच मान क्या है और यह एक अम्ल, क्षार या तटस्थ की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर हमें तालिका 2.4 प्रस्तुत की गई है और यह तालिका उन लवणों के परिणामों का सारांश देती है जिनका उपयोग हमने इस क्रियाकलाप को करने के लिए किया है। आप देख सकते हैं हमारे पास लवण है, उसका पीएच दिया गया है, उसका प्रयुक्त अम्ल और प्रयुक्त क्षार भी हमें दिया गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl है, इसका पीएच होता है 7, यानी यह एक उदासीन लवण है। इसमें जो प्रयुक्त अम्ल है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और जो इसमें प्रयुक्त क्षार है वह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, जिसका पीएच है 7, जो ये दर्शाता है कि पोटेशियम नाइट्रेट भी एक उदासीन लवण है, जिसको बनाने में जो प्रयुक्त किया गया अम्ल है वह है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और प्रयुक्त क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। अगला हमारे पास लवण है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, जिसका पीएच लगभग 5 से आप कह सकते हैं 4 से 5 के बीच में होता है, और क्योंकि ये 7 से कम है तो ये जो लवण है ये अम्लीय कहा जाएगा। इसमें इसे बनाने के लिए प्रयुक्त जो अम्ल है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो प्रयुक्त क्षार है वह है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारा जो अगला लवण हमें दिया गया है वह है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। इसका जो पीएच होता है वह भी 4 से 5 के बीच में आएगा, जो एक अम्लीय लवण को दर्शाता है, और इसमें प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल और प्रयुक्त क्षार है जिंक हाइड्रोक्साइड। अब इस गतिविधि के अवलोकनों के साथ ही हम जारी रखते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी तालिका में चर्चा की कुछ लवण के बारे में, अब इसी तालिका के माध्यम से हम और लवण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कुछ और लवणों को हम शामिल करके उनके गुणों पर नजर डालते हैं। तो इस यहाँ पर हमें सारणी 2.4 में जो अगले लवण दिए गए हैं उनमें सबसे पहले है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, जिसका पीएच होता है 4। अब 4 जो है वो 7 से कम है, 7 पीएच से कम है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट एक अम्लीय लवण है। अब
प्रयुक्त इसमें जो कौन सा अम्ल इस्तेमाल है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे बनाने में जो प्रयुक्त क्षार है वह है कॉपर हाइड्रोक्साइड। उनके रासायनिक सूत्र उनके नाम के साथ हमें इस तालिका में दिए गए हैं। हमारे पास अगला लवण है सोडियम एसिटेट यानी CH3COONA, जिसका pH 8 से 9 के बीच में आता है, और 8 से 9 यानी यह 7 से ज़्यादा है, 7 से अधिक है, तो इसका मतलब है कि जो सोडियम एसिटेट है वह एक क्षारीय गुण दिखाता है। इसके निर्माण में जो प्रयुक्त अम्ल है वह है एसिटिक अम्ल, और जो प्रयुक्त क्षार है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला लवण हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, जिसका pH है 10 से 11 के बीच में, जो एक क्षारीय गुण को दर्शा रहा है हमारे लवण के, और इसको बनाने में हमें जो प्रयुक्त अम्ल है वह है कार्बोनिक अम्ल, और प्रयुक्त क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी के बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका जो pH है वो लगभग 8 से 9 के बीच में आता है, यह भी 7 से अधिक है, इसीलिए यह क्षारीय आप कह सकते हैं व्यवहार में आएगा। और प्रयुक्त अम्ल जो है इसका वो है कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3, और प्रयुक्त क्षार जो है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अंत में हम इस क्रियाकलाप में चलिए इसके परिणामों पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम निकले इस क्रियाकलाप को करने के बाद। अब हमने जिन भी लवणों का परीक्षण किया वे सभी पानी में घुलनशील हैं, यानी लवण जितने भी हमने देखे वह जल में घुलनशील हैं, उनकी घुलनशीलता जल में ठीक है। इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से एक जल में घुल जाते हैं और स्पष्ट विलयन बनाते हैं। अब चलिए हम सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट जैसे उदासीन लवणों पर अगर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इनका pH हमने देखा कि 7 के करीब था, और 7 के करीब था इसलिए हम कह रहे हैं कि यह एक उदासीन लवण है। ठीक है, इनके उदाहरण थे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब उदासीन लवण मतलब कि ये ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। ऐसा तब होता है जब एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार एक साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करके एक उदासीन उत्पाद करते हैं, और जो उदासीन लवण कहलाता है। अगला जो हमने देखे वो थे अम्लीय लवण, है ना। तो हमारे पास अम्लीय लवण भी थे, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, हमारे अम्लीय लवण है, इनका pH 7 से कम होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके घोल जो हैं वो अम्लीय होते हैं, और यह एक मजबूत अम्ल द्वारा और एक दुर्बल क्षार द्वारा बनाए जाते हैं। अंत में हमारे पास थे क्षारीय लवण। ठीक है, तो तीनों प्रकार के लवण हमने देखे, उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में है सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, ये मूल क्षारीय लवणों को दिखाते हैं। इनका जो pH है वह 7 से अधिक होता है, इसीलिए इनका जो व्यवहार है या जो इनकी गुण है वह क्षारीय लवण है। ठीक है, इनका pH 7 से अधिक है, जिससे इनके विलयन मूल क्षारीय होते हैं। इसीलिए एक लवण अगर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है, इस पर उस अम्ल और क्षारक की मजबूती का असर पड़ता है जिससे वह बना है। ठीक है, कोई भी लवण अगर मजबूत है या दुर्बल है, ठीक है, या फिर क्षारीय है या फिर अम्लीय है या फिर उदासीन है, या इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बनाने में, उसके निर्माण में कितने मजबूत या कितने दुर्बल अम्ल और क्षारक की का इस्तेमाल या उपयोग किया गया है। अगर दोनों ही मजबूत हैं, अम्ल और क्षार दोनों, तो जो लवण होता है वो उदासीन बनता है। अगर एक कोई मजबूत है और दूसरा कोई दुर्बल है, तो हमारा जो लवण है या तो वो अम्लीय हो जाता है या फिर क्षारीय हो जाता है। जो भी मजबूत होगा, जैसे अगर मजबूत अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो एक मजबूत आप कह सकते हैं एक अम्लीय हमें लवण मिलेगा। अगर मजबूत क्षार है और दुर्बल अम्ल है, तो हमें एक क्षारीय लवण मिलता है। अब हम साधारण नमक के बारे में चर्चा करेंगे, जो हम हर दिन अपने घरों में, अपने रोजाना की जिंदगी में उपयोग में लाते हैं, खासकर अपने भोजन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम नमक खाते हैं वह कैसे बनता है। सामान्य नमक या फिर आप कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड तब बनता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ प्रतिक्रिया करता है।
ठीक है, यानी एक अम्ल और एक क्षार की प्रतिक्रिया होती है, तब एक सामान्य नमक या फिर सोडियम क्लोराइड लवण बनता है। समुद्री जल जो है वह एक मेन स्रोत है, आप कह सकते हैं नमक का। ठीक है, अब समुद्री जल में कई अलग अलग लवण होते हैं, ना कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड। शुद्ध सोडियम क्लोराइड पाने के लिए हमें इन अन्य घुले हुए लवणों में से इसे अलग करना होता है। किसको? सोडियम क्लोराइड को। यह आमतौर पर समुद्री जल को वाष्पित करके किया जाता है। समुद्री जल के अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ठोस नमक के भंडार पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक स्रोत होते हैं जहां समय के साथ नमक जमा होकर बड़े भूमिगत बिस्तर या फिर परतें बना देता है। इन जमावटों से प्राप्त होने वाले बड़े नमक के क्रिस्टल अक्सर भूरे रंग के होते हैं या फिर नमक में मिश्रित अशुद्धियां होती हैं। इस प्रकार के नमक को रॉक नमक यानी सेंधा नमक कहा जाता है। प्राचीन समुद्रों के सूख जाने पर चट्टानों के नमक की परतें बनती थी, जिनके परिणाम स्वरूप मोटी नमक की परतें शेष बचती थी, है ना। तो आज हम कोयला खनन करने के समान पृथ्वी से चट्टानों का नमक खनन करते हैं, और यह हमें दिखाता है कि कैसे दशाओं करोड़ों साल पहले की भूवैज्ञानिकों की जो प्रक्रियाएं हैं वह आज भी हमें महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करती हैं। तो जो सामान्य नमक है वह केवल खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए ही नहीं है, यह कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और धोने का जो सोडा होता है वह, और ब्लीचिंग पाउडर। इन सभी के इस्तेमाल में आप कह सकते हैं नमक यानी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन कैसे होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और यह एक प्रबल क्षार है। जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं, जो केवल पानी में घुला हुआ नमक होता है और जिसे ब्राइन कहा जाता है, तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए टूट जाता है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है, जहां विद्युत ऊर्जा रासायनिक परिवर्तन का कारण बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की यह प्रक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया के नाम से या फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब आइए इसको समझते हैं, इस नाम को समझते हैं। क्लोर भाग क्लोरीन के लिए दर्शाया गया है, जो इस प्रक्रिया के दौरान बनने वाले उत्पादों में से एक होता है। क्लोरीन एक पीला हरा गैस है जिसका उपयोग जल उपचार और प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है। जो क्षार भाग है क्लोर क्षार प्रक्रिया में, वह सोडियम हाइड्रोक्साइड को संदर्भित करता है, जो दूसरा मुख्य उत्पाद होता है इस प्रक्रिया का। क्षार एक क्षारक है जो पानी में घुल जाता है। या हमें क्लोर एल्कली प्रक्रिया यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया दी गई है। दो NaCl के लवण हमारे दो H2O यानी पानी के लवणों के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं, जिनसे हमें मिल रहा है NaOH और Cl2 गैस और H2 गैस। ठीक है, Cl2 गैस और H2 गैस हमारे पास इस प्रक्रिया में उत्पाद की तरह प्राप्त हो रही है, और उसके साथ साथ हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण भी प्राप्त हो रहा है। ये जो प्रक्रिया दी गई है हमें, यह क्लोर क्षार प्रक्रिया की अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमारे पास यहाँ एक आरेख है। इस आरेख में हम यह देख सकते हैं कि जो क्लोर एल्कली प्रक्रिया है वह क्लोरीन गैस, सोडियम क्लोराइड घोल और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे करती है। क्लोरीन का उपयोग पानी के कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर अगर किसी प्रकार के कीटाणु है तो हम क्लोरीन को मिलाकर उस पानी में कीटाणु मुक्त पानी को कर सकते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है और हाइड्रोजन का उपयोग हमारे ईंधन में यानी एज ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ब्राइन के घोल में से बिजली प्रवाहित करना शामिल है, जो सिर्फ नमकीन पानी है, नमक पानी है। ठीक है, तो आप इस चित्र में जो है हमारा चित्र 2.8 एक क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद को देख सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हमें H2 यानी H2 गैस मिल रही है, किस तरीके से हमें Cl2 गैस मिल रही है और किस तरीके से यह प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, इस आरेख में ध्यान दें कि जो क्लोर एल्कली प्रक्रिया है उसमें क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे हो रहा है। क्लोरीन का उपयोग जैसे कि मैंने बताया कि कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है और ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी होता है साबुन बनाने में और हाइड्रोजन का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, है ना। तो आप इस चित्र को अच्छी तरीके से समझें एक क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझने के लिए। अब अपनी क्लोर क्षार जो प्रक्रिया है उसके साथ हम जारी रखते हैं। तो इस आरेख में हमें एक क्लोर क्षार प्रक्रिया के मुख्य उत्पादों के रूप में क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हमें ये सब उत्पाद मिल रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एनोड जो कि एक धनात्मक इलेक्ट्रोड है, इस पर क्लोरीन गैस निकलती है और जो हमारा कैथोड है जो एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, इस पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अंत में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन कैथोड के पास बनता है। यही से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को उपयोग के लिए हम इसको एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक विलयन आ गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कि हमारे पास कैथोड के पास इकट्ठा हुआ है, कैथोड के पास बना है और यहीं से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को उपयोग के लिए एकत्र करते हैं। अब हम विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो एक जीवाणुनाश और विरंजक के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य रासायनिक है। हम देखेंगे कि यह कैसे बनाया जाता है और यह उद्योग और हमारे दैनिक जीवन दोनों में क्यों महत्वपूर्ण है। हमने अभी चर्चा की है कि क्लोरीन का उत्पादन जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान होता है, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं। यह क्लोरीन गैस वास्तव में ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर को यानी जो विरंजक चूर्ण है उसको क्लोरीन गैस और सूखे बुझे चूने की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण कैसे बनती है? शुष्क बुझे हुए चूनों पर जब क्लोरीन की क्रिया की जाती है तब हमारा विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और जो बुझा हुआ चूना है, शुष्क चूना है, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसका रासायनिक सूत्र है CaOH और इस पूरे का 2 यानी O भी 2 है, H भी 2 है हमारे इस रासायनिक सूत्र में और जो कैल्शियम है वह 1 है ना, एक तत्व है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिक्रिया भी हमें दी गई है जिसमें जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी जो हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना है वह क्लोरीन गैस के साथ जो हमें ब्राइन से प्राप्त हुई क्लोरीन गैस के साथ क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है और इससे हमें मिल रहा है CaClO2 यानी हमारा आप कह सकते हैं विरंजक चूर्ण प्लस इसके साथ ही हमें क्या मिल रहा है, धन CaCl2 और H2O यानी पानी के कुछ यौगिक या फिर कुछ कण। ठीक है, तो इसमें ये जो हमें अभिक्रिया दी गई है इसमें हमें पानी भी मिल रहा है और CaClO2 और CaCl2 मिल रहा है यानी हमारे पास विरंजक चूर्ण प्राप्त हो रहा है जब एक शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया की जा रही है।
विरंजक चूर्ण को अक्सर CaClO2 सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें इसका वास्तविक जो संगठन है वह और अधिक जटिल होता है। अब हम विरंजक चूर्ण के उपयोग यानी उसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा विरंजक चूर्ण है वो किन उपयोगों में और कहाँ-कहाँ उपयोग किया जाता है। पहला प्रमुख उपयोग विरंजन के लिए है, यानी कपड़ा उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग कपास और लीलन को सफेद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कागज कारखानों में लकड़ी के गूदे को विरंजित करने के लिए भी किया जाता है और धोबीघरों में धुले कपड़ों को सफेद करने के लिए भी किया जाता है। अगला जो विरंजक चूर्ण का उपयोग है वह कई रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीकरण या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। ऑक्सीकारक एक पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर सकता है, जिससे ऑक्सीकरण होता है। यह गुण कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब दूसरे रसायनों का निर्माण होता है। अंत में जो हमें विरंजक चूर्ण का उपयोग है दिया गया है वह है पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए। ठीक है, यह जीवाणुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों को मारकर पानी को जीवाणु रहित करने में मदद करता है, जिससे पानी पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। इसीलिए विरंजक चूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ साथ उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए अंत में हम इस पाठ के जो हमने प्रमुख अवधारणाएं आज इस पाठ में शामिल की उसको सारांश के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। तो कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। सबसे पहले इस सामान्य अभिक्रिया को देखें, जिसमें अम्ल को हम क्षार के साथ जोड़ने पर हमें जो प्राप्त हो रहा है वह क्या है, लवण और जल। ठीक है, तो अम्ल जब क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होता है लवण और जल। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कोई क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वे सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि एक लवण है, जो कि एक सामान्य नमक है, और हमें इसके साथ साथ पानी भी मिलता है। हमने सामान्य नमक के बारे में क्या सीखा कि जो सामान्य नमक का निर्माण है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। यह दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। इसीलिए इनकी अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जो जल बनता है और जो लवण जो बनता है वह उदासीन होता है, जिसे हम खाने में उपयोग करते हैं, और यह एक उदासीनीकरण प्रतिक्रिया का शास्त्रीय उदाहरण है। हमने सेंधा नमक के बारे में बात की। सेंधा नमक ठोस नमक के बड़े भंडारों को संदर्भित करता है जो अक्सर भूमिगत पाए जाते हैं। इन क्रिस्टलों के साथ मिले अशुद्धियों के कारण यह भूरा दिखाई दे सकता है, भूरे रंग का हो सकता है, और जो सेंधा नमक है उसको खनन किया जाता है और फिर शुद्ध किया जाता है, ताकि हम जो सामान्य सॉल्ट यानी सामान्य नमक का उपयोग करते हैं वह कर सके और वह बन सके। उसके निर्माण के लिए सेंधा नमक का खनन करते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी चर्चा की कि कैसे वह तैयार किया जाता है। जब ब्राइन नामक सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में विभाजित हो जाता है। यह इन रसायनों के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विधि है। ब्राइन में बिजली प्रवाहित करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन की प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसका नाम दो मुख्य उत्पाद यानी क्लोरीन और क्षार जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड को संदर्भित करता है। ठीक है, तो क्षार और क्लोरीन के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम क्लोरीन क्षार प्रक्रिया रखा गया है।
हमने यह भी चर्चा की जो विरंजक चूर्ण होता है वह कैसे तैयार किया जाता है। तो क्लोरीन गैस जो कि हमें क्लोर क्षार प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुई है, उसका उपयोग हम विरंजक चूर्ण बनाने के लिए करते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग पानी को जीवाणु रहित करने, कपड़ों को ब्लीच करने और कई साफ करने वाले उत्पादों में, यानी कई चीजों को साफ करने वाले उत्पादों में किया जाता है। ये सब हमने विरंजक चूर्ण के बारे में इस पाठ में पढ़ा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaClO2। CaClO2 के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। इसका मतलब इसमें कैल्शियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन होते हैं। आज के पाठ में केवल इतना ही। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है यह पाठ आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।